इस प्रॉब्लम में सबसे पहले ये लैडर इक्विलिब्रियम में गिवन है, पॉइंट नंबर 1। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज और लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले इसमें बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर ग्राउंड से क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। लेट अस सपोज नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N1, ये बनाओ फोर्स N1। नेक्स्ट बनाओ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना, N2। फ्रिक्शन है, ये लैडर लेफ्ट स्लिप होने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, राइट। और ये नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अपवर्ड्स। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ये फोर्सेस क्लियर है, ध्यान आगे प्लीज। फोर्सेस क्लियर है, तो 4 फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है इसका खुद का वेट। इसका खुद का वेट कहाँ पर है, mg। कहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट कहाँ काम करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास का मतलब अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी है, L/2। ये लेंथ कितनी है, L/2। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इसमें मेंटेन किया जाएगा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के अंदर ऊपर की फोर्सेस कौन है, एक F2 और कौन है, N1। F2 और N1 और नीचे की फोर्सेस कौन है, mg। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट है लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो लेफ्ट की फोर्स कौन है, N2 और राइट की फोर्स कौन है, F1। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस क्लियर है यहां तक। तीसरी क्या, वो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बनेगी। अब स्टार्ट करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बारी आती है तो क्या समझाया था कि लैडर के अंदर से एक्सिस को इस तरीके से पास कर लो। तो लैडर में से मान लो ये एक्सिस पास कर रहा है तो लैडर के इस तरफ की फोर्सेस का टॉर्क इज इक्वल टू इस तरफ के फोर्सेस का टॉर्क को इक्वेट कर लो। तो आप इसका क्या लोगे, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन लोगे तो टॉर्क की इक्वेशन आएगी। तो N1 कोई टॉर्क जनरेट नहीं करने वाला क्योंकि वो एक्सिस पे काम करता है। F1 भी कोई टॉर्क नहीं जनरेट करने वाला। अब बात करते हैं इस तरफ बचा N2। तो N2 बोलो, N2 इंटू क्या करूं, L साइन थीटा। सही, क्योंकि टोटल लेंथ L है, ये थीटा है तो क्या बनेगा, L साइन थीटा। N2 इंटू L साइन थीटा इक्वल टू इसके इस तरफ कौन सी फोर्स है, mg। और साथ में एक और फोर्स है, सॉरी F2। यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, अब F2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो लैडर है इसके इस तरफ की फोर्सेज में N2 भी आएगा और F2 भी आएगा। तो फिर बोलो F2 का टॉर्क क्या होगा, F2 इंटू क्या, L कॉस थीटा। सही, क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ L है, ये थीटा है तो ये साइड क्या बनेगी, L कॉस थीटा। तो फोर्स F2 y एक्सिस में और डिस्टेंस परपेंडिकुलर x एक्सिस में मिलेगा कितना, L कॉस थीटा। तो F2 इंटू L कॉस थीटा इक्वल टू, अब लैडर के इस तरफ कौन सी फोर्स है, mg। बोलो mg इंटू क्या, L/2 कॉस थीटा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो mg है वो L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करूं तो ये L/2, तो ये वाली जो साइड आएगी, ये साइड क्या आएगी, L/2 कॉस थीटा। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, L/2 कॉस थीटा। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस कैसे बननी है इसमें। तो आज का लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे है। आप ये एक या 4-5 क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे हम शीट के। फिर मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप वो 5 के 5 कर पाए, समझो मेरी तरफ से क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट नहीं गलत होता। आपको और बोलो और क्या चाहिए, ठीक है। कम से कम ये तो नहीं आपका गलत होने वाला कंपटीशन में। एनसीईआरटी नहीं है, कंपटीशन है सारा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और फिर हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका अगला पार्ट है वो, पर यहाँ तक क्लियर है, पहले देख लो। इसी बेस पे, इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको एक शीट दी थी मैंने। वो शीट के अंदर यहां से आपका क्वेश्चन था, याद करो 38 नंबर शीट थी। ये आपका सेम क्वेश्चन जो भी मैंने आपसे पूछा, एग्जैक्टली सेम है।
ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, μ1 μ2 गिवन है, मैंने भी यही बोला, थीटा एंगल गिवन है, मैंने भी यही बोला, n1 n2 की वैल्यू निकालनी है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको मार्क करना है, और ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, ये क्वेश्चन है। और मैंने आपको इक्वेशन बनाने सिखा दी है, सेम क्वेश्चन में क्या बनेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्या आंसर मार्क करोगे ये देखो। चेक करो इसमें, चेक करो, आपको इक्वेशन बनाने सिखा दी मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली इसमें ऑप्शन मार्क करनी है। कितने लोगों का आंसर आ गया इसमें? अच्छा, कितने लोगों को ये पता लग गया कि इसमें F1 फ्रिक्शन नहीं है? लग गया पता? कैसे लगा पता? उसने बोला नहीं, उसने बोला μ1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि चारों ऑप्शन की शक्ल तो देखो, चारों ऑप्शन में μ1 0 है। तो तुम अपनी इक्वेशन पहले μ1 के साथ बना लो। आप कहोगे फिर बनाई क्यों, μ1 को 0 ही पुट कर दो, जब है ही नहीं तो लूँ क्यों, μ1 को 0 पुट कर दो, F1 लो ही मत, हाँ मत लो। लेकिन प्रॉब्लम ये एडवांस की प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या किया, मल्टीपल चॉइस बना दिया और किसी आंसर में μ1 को यूज भी किया है। वो चाहे 0 है लेकिन आंसर जो ऑप्शन है वो μ1 के साथ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सिंपली एक काम करो, अभी आप μ1 को 0 ना करो, अभी आप मान के चलो कि इसमें μ1 भी है और μ2 भी है। आप अपनी नॉर्मल इक्वेशन बना लो जो आपने बनानी है, फिर एंड में जहां जहां μ1 को 0 पुट करना होगा, एंड में उस इक्वेशन में μ1 को 0 पुट करके आंसर मार्क कर लेना। करिए स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर ये डायग्राम सबने बनाया, सेम ही डायग्राम है, बनाना क्या, अभी क्वेश्चन किए ही आप, स्टार्टिंग यहाँ से किया लेक्चर। वो क्या कि यहाँ पर ये लैडर लेफ्ट स्लिप होगी तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ पर है, राइट F2, μ2 n2 लिख लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया, μ2 टाइम्स n2, ठीक है यहाँ तक। और ऐसे ये लैडर का ये लेग नीचे स्लिप होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, μ1 टाइम्स n1, नॉर्मल रिएक्शन n1, नॉर्मल रिएक्शन n2, एंगल थीटा, वेट कहाँ पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अगर ये लेंथ L है तो आधी लेंथ क्या बनेगी, L/2, और ये लेंथ क्या बनेगी, L sin थीटा, और ये क्या बनेगी, L cos थीटा। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया सारा। तो शुरू करें इक्वेशन बनानी, बना ली रादर, आपको तो लिखना भी नहीं है, अभी आपने इक्वेशन बनाई है इसकी। तो बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली बनेगी लेफ्ट की फोर्स, कौन, N1, इक्वल टू राइट की फोर्स, कौन, F2, और F2 की वैल्यू क्या है, μ2 n2। तो पहली इक्वेशन क्लियर है, N1 इज इक्वल टू μ2 n2, क्लियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, नीचे की फोर्स, ऊपर की फोर्स क्या है, N2, और साथ में F1। आपने लिखना है तो लिख लो यहाँ पर N2 प्लस F1, लेकिन मैंने ऑप्शन में देख लिया वो यूज नहीं कर रहा, तो मैंने उठा के μ1 को 0 पुट करके, तो F2 की N2 की वैल्यू क्या आ रही है, N2 की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू mg। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये तो मैंने ट्रांसलेशन की इक्वेशन बना दी। मैं बात करता हूँ रोटेशन की। रोटेशन में इमेजिनरी लाइन खींचनी है, मैंने जैसे बताया था, ये एक लाइन मैंने खींच ली, ये लो, ये लाइन खींच ली। इस लाइन के इस तरफ N2 तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा एक्सेस है, मैं टॉर्क इसके अबाउट निकाल रहा हूँ। F2 कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा क्योंकि ये भी पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है, इसका डिस्टेंस भी यहाँ से 0 है। नेक्स्ट F1 को मैं लूंगा नहीं क्योंकि उसने बोला μ1 को 0 पुट करना है हर ऑप्शन में, तो ये भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। तो फिर कौन करेगा, एक N1 करेगा। N1 क्या करेगा, N1 इंटू L साइन थीटा, और mg कितना करेगा, क्योंकि डिस्टेंस L/2 है आधा, तो ये क्या बनेगा, L/2 cos थीटा। तो mg इंटू L/2 cos थीटा जो अभी आपने निकाला, तो mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू N1 इंटू L साइन थीटा। और वैसे भी tan थीटा की फॉर्म में ऑप्शंस गिवन है, तो tan तो बनाने का तरीका ही एक है कि मेरे को μ1 को तो 0 लेना पड़ेगा तभी वो tan बनेगा। तो यहाँ से साइन बाई कॉस क्या आ गया, tan। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ मैच कर रहा है, बी, जिसमें μ1 को 0 पुट किया, μ2 मेरा नॉन जीरो है, और N1 tan थीटा किसके इक्वल है, mg/2। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर तो ये मेंस या नीट होता, देखो आपका आंसर डन था, आपको अगली ऑप्शन चेक भी नहीं करनी है। मैंने ऐसे किया टॉर्क के लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने एक लाइन खींच ली,
ये लाइन आ गई। मैंने कहा कि ये मेरा इसके अबाउट में टॉर्क निकालूंगा, इसका तो होगा नहीं, एक्सिस के ऊपर है, इसका तो होगा नहीं, एक्सिस के ऊपर है। ऑप्शन में म्यू 1 को 0 किया, इसका होगा नहीं, क्या बचा n1। तो n1 फोर्स x एक्सिस में है, तो डिस्टेंस कहाँ पर है, y एक्सिस में, L sin थीटा। ऐसी mg ये रहा आधा डिस्टेंस L/2, तो ये वाला डिस्टेंस L/2 cos थीटा, तो mg इंटू L/2 cos थीटा। तो इसको मैंने क्या किया, इक्वेट कर लिया ऐसे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुझे मेंस और नीट है देखो, फिर तो अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करना, फिर तो जो ऑप्शन बेस्ट बैठ गया डन करके आगे चल पड़ो, चेक भी नहीं करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है डन है, और हुआ ही नहीं। पर क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एडवांस का लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लैडर प्रॉब्लम्स और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एडवांस में बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा नहीं कि मेंस और नीट में आती नहीं है, लेकिन थोड़ी छोटी आती हैं। वो छोटी कैसी आती हैं आपको बताऊंगा कैसी आती हैं, आप खुद ही लाइव करके देख लेना जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक ऑप्शन ठीक है, पर अब प्रॉब्लम है कि मेरे को दूसरे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, n2। तो n2 निकालने के लिए काम करते हैं, मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि n1 किसके इक्वल है, μ2 n2। तो इसमें काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब मैं n2 की वैल्यू निकालूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे μ1 भी चाहिए होगा। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए μ1 को नॉन जीरो मान लूं, नहीं मानता, तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या बनेगी, f1 प्लस n2 इक्वल टू mg, ऐसी बनेगा। तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, यहां से ऊपर की फोर्स लेंगे f1 का मतलब μ1 टाइम्स n1, और ऊपर की फोर्स क्या लेंगे, n2 इक्वल टू क्या लेंगे, mg। तुम यहां से n1 को यहां पुट कर दो, तो क्या बनेगा, μ1 इंटू μ2 इंटू n2 प्लस n2 इज इक्वल टू mg। यहां से कॉमन निकालो n2, तो n2 की वैल्यू क्या आएगी, mg डिवाइडेड बाय n2 कॉमन आ गया, 1 प्लस μ1 इंटू μ2। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है ऐसा ऑप्शन? डिफाइन नहीं आएगा ना ये वाला, ये दोबारा बोलो। अगर हम सी वाला ऑप्शन, ऐसा भी ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल कर लो, इट्स ओके, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। वो कह रहा है कि आप एक काम कर लो, हिट एंड ट्रायल कर लो, μ1 को 0 कर दो तो आंसर n2 mg हो गया, तो भी ठीक है, वैसे दिख ही रहा है n2 mg है, तो भी ठीक है, चलेगा। और ऐसे ये ऑप्शन तो सेम ही है, इसको तो छोड़ ही दो, गलती से दोबारा टाइप हो गई है तो। बट आपको आइडिया क्लियर है, देखो क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को मेरे पेपर में लैडर देगा, है ना, और मैं क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करूंगा और मैं घर आके बोलूंगा मेरे पर बहुत बढ़िया हो गया क्योंकि मेरे को कराए हुए क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो ये बात पक्की है कि ये सेम डिट्टो क्वेश्चन तो आने से रहे। क्वेश्चन मुझे खुद नहीं पता क्या आएगा, मेरे को टेक्निक पता है कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके कुछ इक्वेशन बना लूंगा मैं, कुछ ना कुछ। चेक करते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान आगे प्लीज। ये क्वेश्चन के अंदर ये एक लैडर है और इसमें वो बता रहा है कि ये अगेन लैडर टिकी हुई है। यहां पर आपको ये बताना है कि व्हाट टॉर्क इज अप्लाइड, कहां पे, अबाउट लैडर्स सेंटर ऑफ मास, ये अंडरलाइन कर लेना। टॉर्क किसके, देखो हम लैडर में किसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, इसके अबाउट, अगर कुछ मेंशन नहीं तो इसके अबाउट। उसने कहा इसके अबाउट मत निकालो, किसके अबाउट निकालो, अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप अपना आंसर निकालो, टॉर्क निकालना है। कौन लगा रहा है टॉर्क, बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक काम करते हैं, ये रही आपकी नॉर्मल फोर्स एफ ऑफ एन, ये लो, एन ले लो या एफ एन ले लो, एक ही बात है। ये नॉर्मल फोर्स है। अगर मैं एक्सिस यही ले लूं और मैं क्वेश्चन ठीक तरह ना पढ़ूं तो मेरा टॉर्क पता है क्या आएगा, 0, क्योंकि ये तो फोर्स यहीं पे आ काम कर रही है, तो टॉर्क तो 0 आ गया। पर उसने मुझे टॉर्क यहां निकालने को बोला ही नहीं, उसने टॉर्क कहां निकालने को बोला, यहां निकालने को बोला, दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो फिर आंसर क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फोर्स किस एक्सिस में है, y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में मिलेगा, x। तो बताओ सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी क्या बनेगी, ये बनेगी। अब सबको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा है,
वेट सेंटर ऑफ मास में ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा L/2, तो यहां से क्या आएगा L/2 साइन 90 माइनस थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर ये लेंथ L/2 है तो L/2 साइन 90 माइनस थीटा, तो टॉर्क क्या बनेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो आपके पास ये आंसर मार्क करना है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? 0 है, तभी जानबूझ के बोला नहीं ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो इसी पे काम कर रही है, इसके बाद टॉर्क बोलेगा तो लोग आंसर 0 मार्क कर देंगे, तो जानबूझ के उसने पॉइंट शिफ्ट कर दिया ऐसे। तो फिर जो पॉइंट, देखो मैंने आपको क्या बोला था थ्योरी में, कि जब भी वो टॉर्क की प्रॉब्लम पूछेगा ना, वो आपसे हमेशा मेंशन करेगा कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, क्योंकि अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो हो सकता है आप अपना आंसर 0 बोल दें। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि मैंने तो इसके अबाउट निकाला है। तो इसलिए जितनी प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं उसमें हमेशा मेंशन होगा कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ताकि वहां गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ठीक है यहां तक? जैसे ये नेक्स्ट है, जब ये लैडर नीचे गिरेगी सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा ये बताओ। देखो ये तो 100% एक आंसर मैं दूंगा, ये वाला, ये उछल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि लैडर गिर रही है नीचे, सेंटर ऑफ मास उछल के बाहर कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता, ये तो हर हालत में नहीं आंसर। दूसरा, कोई कहता है कि फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा नीचे गिर गया। मैंने कहा क्यों? कहते लैडर नीचे गिर गई तो सेंटर ऑफ मास नीचे गिर गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये हो सकता है, क्यों? अच्छा ये बताओ कि ये कब होगा, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे कब गिरेगा? जब, हाँ, जब वो लैडर ये ऐसे नीचे गिरेगी, क्योंकि जब वो बिल्कुल ऐसे नीचे गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल नीचे स्ट्रेट गिरेगा। तो ये हर हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि लैडर का ये वाला हिस्सा स्लिप हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है इस पेन का, और जब ये नीचे स्लिप होगी, स्लिप का मतलब इधर भी जाना है इसको, तो जब ये इधर जाएगी तो मेरा हाथ देखो ये ऐसे कवर करेगा, क्योंकि ये नीचे भी आ रहा है और ये लेफ्ट की तरफ भी जा रहा है। तो ये नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट भी जा रहा है, तो आपका जो पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे आने वाला है। तो पॉइंट क्लियर है, ये इसका आंसर मार्क करना है आपने। तो जब ये लैडर नीचे गिरेगी सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट नहीं कवर करेगा, गोल घूम के ऐसे आएगा। जैसे डी सेंटर ऑफ मास इसके अंदर है, सेंटर ऑफ मास का पाथ ये नहीं हो सकता ना। देखो ये लैडर, ये सेंटर ऑफ मास है, ये लैडर नीचे गिर गई, तो ये सेंटर ऑफ मास की जर्नी ऐसे थोड़ी ना पेन के साथ साथ होना जा रही है, इमेजिनरी तो हवा में नीचे गिर रही है। सेंटर ऑफ मास ऐसे है, ऐसे 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 नीचे गिरा, क्योंकि पेन स्लिप कर रहा है। ये देखो ऐसे, मेरा हाथ देखो ऐसे स्लिप कर रहा है, अंदर नहीं हो सकता, अंदर की ये स्ट्रेट जर्नी नहीं हो सकती इसकी ना। तो इसमें जैसे ये रहा, आपको किसी ने काम दिया कि भाई एक लैंप है और लैंप है और रॉड है, इसको ना जरा टांग दो, जाके बांध दो और टांग दो। टांगना कैसे है जी? धागे से टांगना है, केबल से। तो कोई बच्चा गया, उसने केबल यहाँ लगा दी, किसी ने केबल यहाँ लगा दी, किसी ने केबल यहाँ लगा दी, और बोला कि देखो लैंप तो टंगाई हुआ है। सबसे ज़्यादा वो कह रहा है इस केस में आपका, अगर ये जो केस है पैटर्न ए, पैटर्न बी या पैटर्न सी में से कौन ज़्यादा स्टडी है? स्टडी का मतलब कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा? क्या आंसर है? ए। आप धागा ऊपर बांधोगे, क्यों? ऐसा क्यों? लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, रस्सी ज़्यादा लग गई मेरी आगे, उससे क्या हुआ? लेंथ ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा लग गई, उससे क्या हुआ? मैक्सिमम टॉर्क। ठीक बोल रही है? बोलो फिर टॉर्क क्या होगा इसमें? टॉर्क होगा क्या, बोलो? टॉर्क किस पॉइंट पे? ओके, ये पॉइंट है यार, ये तो सही पॉइंट बोल रहा है, ये तो बताना पड़ेगा। बोलो, जब ये रॉड टूटेगी, कहां से टूटेगी? कभी तो मान लो गिर गया, लैंप गिर गया, कहां से टूटेगी? बीच में से टूट जाएगी, सेंटर ऑफ मास से। फिर लेफ्ट से कि लेफ्ट से, यहां से टूटेगी, यहां से। ये जॉइंट देख रहे हो, ये टूटेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये मेरा हाथ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देख रहे हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट टूटेगा, तो यहां इसके अबाउट बोलो। बोलो टॉर्क क्या होगा? कौन लगाएगा टॉर्क पहले बताओ? mg लगाएगा? लगाएगा, चलो ठीक है, डन। रॉड और लैंप का टोटल मास मान लो m है, रॉड और लैंप का बोला मैंने, और मान लो ये इनका सेंटर ऑफ मास है, तो टोटल वेट मान लो सिस्टम का mg है, डन। mg लगाएगा, और कौन लगाएगा? अगर mg टॉर्क लगाएगा, फिर mg टॉर्क क्या करेगा? mg टॉर्क क्या करेगा? mg टॉर्क की वैल्यू ये होगी, ये देखो, mg इंटू ये एक्सिस है इंटू दिस डिस्टेंस, एक्सिस ये डिस्टेंस ये रहा। और ये टॉर्क कैसे लगेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये ऐसे गिरेगा इसे, mg तो पूरे रॉड को तोड़ने के लिए बना हुआ है, जो तोड़ ही देगा।
बचाएगा कौन? रस्सी बचाएगी आपकी। अब रस्सी में क्या जाएगी? टेंशन, ये रही टेंशन T। तो टेंशन T इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये रहा, ये देखो। और मैंने क्या बताया, जो टेंशन का टॉर्क है वो उल्टी तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये इसको क्लॉकवाइज घूमने से रोकेगा। और वैसे भी मैंने लैडर वाली प्रॉब्लम में बताया, आप सिंपली एक काम करो, एक लाइन पास कर लो इसमें से, इस तरफ का टॉर्क मस्ट इक्वल टू इस तरफ का टॉर्क, तो इस तरफ का टॉर्क तो mg इंटू डिस्टेंस है, जो कि सब में एग्जैक्टली सेम है, वो तो चेंज ही नहीं है। लेकिन रस्सी बांधने से आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा मिलेगा जब रस्सी यहां बंधी होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस यहां पर कम है, और इसका तो और भी कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा, और वही बचाने का टॉर्क है, बचाने का टॉर्क बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए ये इसका आंसर है। क्लियर है यहां तक? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, एक वेट W है, ये मैंने लास्ट टाइम भी किया था, एक वेट W है, ये रॉड है, रॉड को दो नाइफ के ऊपर टिका के रखा हुआ है, एक A पे और एक B पे। तो A और B के ऊपर आपने टिका दिया इसे, इस रॉड को, और आपको क्या गिवन है, इन दोनों नाइफ्स के बीच में, यहां भी एक नाइफ है मान लो, यहां भी एक नाइफ है, इन दोनों नाइफ के बीच में डिस्टेंस D है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है? x डिस्टेंस पे, तो ये क्या बन गया? D माइनस एक्स। क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, तो बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? Na। यहां पर बोलो क्या बनेगी? Nb। वेट क्या बनेगा? W। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम बोलो क्या बनेगा? Na प्लस Nb इज इक्वल टू W, इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका टॉर्क क्या होगा? Na इंटू एक्स, Na इंटू एक्स। Nb का टॉर्क क्या होगा? Nb इंटू कितना? D माइनस एक्स। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके Na Nb निकाल लेना, ऑप्शन मार्क कर लेना जो निकालना है आपको। Na निकालना है, Na सॉल्व करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? तो नाइफ वाले क्वेश्चंस क्लियर है यहां तक, कैसे करने हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मिलते जुलते क्वेश्चन है, वो टेक्निक जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको, बिल्कुल वैसे इसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो लास्ट टाइम किया था। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कितनों का हो गया था वैसे? ये 9 हो गया। कार, एक गाड़ी है, गाड़ी है ना, यही है, सी है, ओके। एक गाड़ी है, गाड़ी का वेट 1800 kg है, यानी कि 1800 G इसका वेट है। अब वो क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एक्सेल्स इज 1.8 मीटर। आगे दो चक्के, पीछे दो चक्के, दो चक्के जो व्हील्स किससे कनेक्टेड होते हैं? रॉड के साथ। अगर आप गाड़ी के नीचे देखो तो रॉड के साथ कनेक्टेड है, तभी तो इकट्ठे घूम रहे हैं। तो जो एक्सेल है उसमें कनेक्टेड है दोनों एक्सेल के साथ, और दोनों एक्सेल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.8 मीटर। दो व्हील्स फ्रंट के, दो व्हील्स रेयर के, बैक के। अब क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, और सेंटर ऑफ मास जहां पर पूरा मास इज कंसंट्रेटेड। तो एक ही बात है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 1.05 मीटर फ्रॉम फ्रंट। बन गया डायग्राम। क्या निकालना है इसमें? Na Nb। तो जो फ्रंट के व्हील्स हैं वो Na रिएक्शन लगा रहे हैं, जो रियर व्हील्स हैं वो Nb रिएक्शन लगा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन बोलो, Nf और Nb इक्वल टू टोटल वेट कितने? 1800 इंटू जी। पहली इक्वेशन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। सेकेंड इक्वेशन बोलो, Nf इंटू 1.05 इज Nb इंटू 0.75, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता है, सब डिस्टेंसेस पता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या आएगा? Nf और Nb मान लो आपने निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोर्स exerted by level ground। ग्राउंड क्या लगाती है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील। तो फिर Na क्या है? हाँ, Na रिएक्शन दो व्हील्स का है, तभी तो बार बार बोल रहा हूं, दो व्हील्स हैं, दो व्हील्स हैं। तो Na रिएक्शन दोनों व्हील्स का है। उसने ईच व्हील पूछा, तो जो भी आपका Nf आएगा उसको एंड में डिवाइड बाय 2 भी करना, तो पर व्हील का रिएक्शन आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये पॉइंट क्लियर है? तो सोचो जो गाड़ी की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाऊंगा, मैकेनिकल में जाऊंगा, गाड़ी डिजाइन करूंगा, तो ये कुछ करेगा वो बैठ के कि
कितना, देखो ना, एक टायर पे ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकता वो। इंजन की प्लेसमेंट कहाँ करेगा, आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, बैटरीज कहाँ प्लेस करेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि बैटरी को कहीं भी डाल दो फर्क क्या पड़ता है ना, कि जहाँ खाली जगह है वहाँ डाल दो, ऐसे थोड़ी ना। इतनी भारी भारी बैटरीज हैं, उससे नॉर्मल रिएक्शंस में फ़र्क पड़ जाएगा। तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, किस व्हील पे क्या लोड पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या कैसे ये डिजाइनिंग की जाती है? ठीक है यहाँ तक क्लियर? तो इसमें नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम है। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, कितनों की होगी वैसे ये, देखो कैसे करेंगे इसे। ये क्वेश्चन है, ये लो, सेंटर ऑफ मास निकालना है कि क्या करना है इसमें, पता नहीं। ये तो मेरे ख्याल से वो कह रहा है कि ये रोटेट ना करे, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये एक रॉड है, मैं इस रॉड को ना एफ फोर्स लगाऊंगा, ये देखो मैंने एफ फोर्स लगाई, तो ये रॉड ना मुड़ गई, गोल घूम गई। चलो मैं दोबारा लगाता हूँ, मैंने फिर से एफ फोर्स लगाई, ये फिर घूम गई। मेरे को किसी ने कहा सर आप इस पे एफ फोर्स लगाओ, ये घूमे ना, तो मैं कहाँ लगाऊं? नहीं नहीं, ऐसे लगाना इसी प्लेन में प्लीज, ऐसे नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही बोलो कहाँ लगाऊं? सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि जब मैं सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा तो ये एक्सिस माना जाएगा, और एक्सिस पे अगर मैंने फोर्स लगा दी तो टॉर्क जनरेटेड क्या होगा? जीरो। इसलिए वो ट्रांसलेशन मोशन में होगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन यही तो है। कह रहे दो रॉड्स हैं, एक एल लेंथ की रॉड है, एक 2L लेंथ की रॉड है। आपको इसमें बताना है कि एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहां पर? पी पॉइंट पर, सच दैट ऑब्जेक्ट हैज ओनली ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट रोटेट ना करे। ट्रांसलेट कर जाए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेट करने का मतलब आप सारी फोर्सेस कहां पर लगा रहे हो? सेंटर ऑफ मास पे। और वो कह रहे ट्रांसलेट कर जाए प्रॉब्लम नहीं है, पर रोटेट ना करे। तो मैं फोर्स कहां लगाऊंगा? सेंटर ऑफ मास पे। कह रहे फिर बताओ मैं फोर्स कहां लगाऊंगा? ऑब्वियसली कहां लगाएगा? सेंटर ऑफ मास पे। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट सी। तो डिस्टेंस कहां से ढूंढना है? सी से। तो ढूंढो सी का सेंटर मास क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये देख रहे हो ये एक बॉडी है, इसका मास मान लेते हैं मन में, इसका मास m है, मान लेते हैं इसका मास m है। अब क्योंकि इसकी जो लेंथ है टोटल कितनी हो गई? 2L, तो इसका मास टोटल कितना है भाई? L लेंथ का मास m है, तो 2L का 2m है। कोई डाउट इसमें? हम क्या ढूंढना चाहते हैं? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां से? यहां से। अगर यहां से ढूंढना चाहते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लें? 0, जो रीजन है। करना क्या है? लॉजिक ये है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, और मुझे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो पहले मुझे क्या ढूंढने पड़ेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स। यहां पर कितना मास पड़ा हुआ है? 2m। यहां पर कितना मास पड़ा हुआ है? m। यहां का कोऑर्डिनेट, यहां की लेंथ बोलो क्या है? ये लेंथ कितनी है? 2L का आधा कितना है? L है ना, ये L है, ये L है। और यहां का डिस्टेंस नीचे से कितना है बोलो? 2L, ये L है और ये 2L। तो लगाओ फिर फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? 2m। बोलो 2m का मास, जो 2m है, 2m का मास बोलो कहां पर है? 2m का मास कितनी हाइट पर है? L। और m रॉड का मास कितनी हाइट पर है? 2L डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। सॉल्व करो, आंसर में कर लो। तो m1 इंटू y1, m2 इंटू y2 बाई m1 प्लस m2। तो ये मैंने y एक्सिस निकाल दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे चल रहा है, x पे तो है ही नहीं। तो y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। लेंथ L है ना,
तो लेंथ 12 कर दी, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेंशन नहीं ना नॉन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो फिर 2m करना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं कर सकता था, यूनिफॉर्म में तो कर ही सकता हूँ। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक कि कैसे करना है? m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2 से आंसर आएगा। ठीक है, हो गया सेंटर ऑफ मास और हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, अब अपनी कॉपी ओपन कर लो और आंसर देने आपने जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो बस अगर आपने ये कर दिया तो समझो डन, आपको बिल्कुल क्लियर है चीजें। जब आप PYQ की बुक ओपन करेंगे तो उसमें जो शुरू की प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखी होंगी, सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट है। ये सारी प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास है जो आपने करनी है। सेंटर ऑफ मास के बाद ये सेंटर ऑफ मास है। ओके, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, ये लो करो ट्राई। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का क्वेश्चन है ये, तो उसने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, तो आंसर क्या होगा ये बताएं, ट्राई करें। सी नहीं, सी में मजा नहीं आ रहा। ओके, डी, डी भी नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसने क्या लिया हुआ है, एक आयरन का बार है, तो एक बार है पीछे, उसकी एक लेंथ पीछे है, एक मेरे शोल्डर पे है, ऐसे लटका के जो है पकड़ के खड़ा हुआ है। अब ध्यान से, उसने ये नहीं कहा वो चल रहा है, उसने ये भी नहीं कहा उठा के प्लैंक वो घसीट के लेके जा रहा है, उसे कब बोला? बस रखा हुआ है। और ये भी नहीं आप कर सकते कि बंदा कहे यार शोल्डर थक गया मैं हिल जाता हूँ, हिलेगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा उसका। देखो ना वो प्लैंक जो ऊपर नीचे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस लेके खड़ा है तो अंडरस्टूड है इक्विलिब्रियम में खड़ा है। तो आपको ये बताना है वेट एक्सपीरियंस उस बंदे को क्या लगेगा कि क्या होगा। वैसे बार का वेट तो W है, पर उसे क्या लगेगा ये क्वेश्चन है। तो ये बंदा है, इसका फेस है, ये शोल्डर है, शोल्डर पे देख रहे हो ये प्लैंक है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन N है, थीटा एंगल पे लेके खड़ा हो गया, इसका वेट कितना है सेंटर ऑफ मास पे W, ये इसका शोल्डर है, शोल्डर पे भी तो बाहर लगेगा तो वहां भी तो रिएक्शन लगेगा, तो मान लो उसका रिएक्शन क्या है R, राइट, क्लियर है। तो उसको क्या ढूंढना क्या है, शोल्डर पे वेट क्या लगा R, तो R कैसे निकलेगा,
अपने को इसको क्योंकि वो लेके खड़ा है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मैंने आपको ये बताया था कि आप सिंपली एक काम करो, जितनी रॉड्स वाली लैडर वाली प्रॉब्लम है उसमें सिंपली एक लाइन ज्वाइन ऐसे कर लो, तो इसके इस तरफ और इस तरफ का टॉर्क इक्वेट कर दो। अब इसका एक्सिस क्या लें, ये एक्सिस ले लें, ये एक्सिस लेंगे तो इसका टॉर्क क्या आएगा, 0। तो फिर इसमें W का टॉर्क क्या आएगा, ये W है, तो अगर ये टोटल लेंथ L है तो आधी लेंथ कितनी है, L/2, तो ये क्या आएगा, L/2। तो आप समझ में आया कि लैडर की प्रॉब्लम क्यों करवाई जाती है क्लास में, क्योंकि लैडर की प्रॉब्लम निकाल निकाल के वो ऐसे पूछेगा। तो देखो आज हमने लैडर में भी किया था W × L/2 cos थीटा, तो क्या आएगा W × L/2 cos थीटा। और फिर अगला रिएक्शन R, ये R का टॉर्क क्या होगा, ये रहा एक्सिस, ये होगा ये डिस्टेंस, तो R × ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर ये L है तो ये पूरी लेंथ क्या बनेगी, L cos थीटा, तो क्या बनेगा R × L cos थीटा। तो यहां पर क्या बनेगा W × L/2 cos थीटा, और उसे R × L cos थीटा, cos थीटा आपस में कैंसल, तो R की वैल्यू W/2। तो अब अगर तुम्हें भारी प्लैंक उठाना है तो तुम ऐसे मत उठाना, सेंटर ऑफ मास से पंगा मत लेना लोहे के बार के साथ। लोहे के बार के साथ अब देखो ना, लोहे का बार बहुत भारी होता है, सीधा उठाओगे उठेगा नहीं, एक शोल्डर पे लेके घसीटना शुरू कर दो, आराम से घसीट लोगे, आधा वेट हो जाएगा W/2। क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है, ये हो गया। तो फिर मतलब ये तो आप ये लगाओ कि किसी की किस्मत ही अच्छी होगी जिसको ये न्यूमेरिकल आया। क्या क्वेश्चन आया, टॉर्क ऑफ अ फोर्स क्या दे रहा है, F वेक्टर, ये क्या दे रहा है, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, टॉर्क वेक्टर का फॉर्मूला बोलो, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है वेक्टर्स में, R क्रॉस F कर लेना आंसर। यार ये तो कुछ नहीं है फिर, ठीक है नेक्स्ट, मैं ये करवा नहीं रहा हूं, अज्यूमिंग कि आप कर लोगे। फिर आया F वेक्टर गिवन है, R वेक्टर गिवन है, R क्रॉस F कर देना आंसर, ये भी नहीं करवा रहा हूं, ये भी होमवर्क ले लेना। ये लो आंसर मार्क करो, आंसर मार्क करो इसका। निकलेगा निकलेगा, बस स्टेप्स चेक करें एक बार। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टॉर्क एट पॉइंट P निकालना है। कहाँ पे निकालना है, टॉर्क P पे निकालना है। क्यों, क्योंकि मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ, P पे लगा रहा हूँ। अबाउट, मुझे पॉइंट देना चाहिए, किसके अबाउट निकालना है। 2 बार टॉर्क निकालना है, एक बार अबाउट पॉइंट O और एक बार अबाउट पॉइंट Q, तो ये 2 न्यूमेरिकल है। पहले P पे टॉर्क निकालना है O के रेफरेंस पॉइंट के साथ, फिर P पे टॉर्क निकालना है Q के रेफरेंस के साथ।
तो P पे टॉर्क निकालने का मतलब मैंने फोर्स कहाँ लगाई, P पे लगाई, लेकिन अबाउट क्या निकालना है, O। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो मैंने फोर्स कहाँ लगाई, P पे लगाई, और मैंने कितनी फोर्स लगाई, F फैक्टर मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, R क्रॉस F। अब मेरे को F फैक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को R वेक्टर ढूंढना है, तो बोलो R वेक्टर क्या होगा, नाम बोलो, O P O Q P O, क्या लूं, कितने लोग बोलते हैं OP। रूल क्या था, कहां टॉर्क निकालना है, P पे, फोर्स कहां लगी, P पे, और टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, O के। तो जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है अबाउट निकालना है, उससे ज्वाइन कर दो ये डिस्टेंस, उसको R बोलते हैं। मैंने कहा था रेडियस मत याद करना, क्योंकि रेडियस थोड़ी ना होता है। R का मतलब जहां आपने फोर्स अप्लाई की और जिसके अबाउट निकालना है, ये जो जिसके अबाउट निकालना है वहां से एक लाइन ज्वाइन करो फोर्स तक, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। तो मेरे को कायदे से क्या लेना चाहिए, यहां पर आर वेक्टर की जगह ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ओपी वेक्टर बोलो क्या होगा, ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये अगर टोटल 10 है तो ये कितना है, 5 है, और अगर ये 60 है, ये 10 है, तो ये क्या बनेगा, 10 इंटू साइन ऑफ 60, जो कि क्या आएगा 5√3। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, 5 आई कैप 5√3 जे कैप। लो ओपी वेक्टर बन गया। अब आपके पास ओपी वेक्टर है, आपके पास एफ वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर से आता है, वो नहीं करेंगे, आई होप आप कर लोगे वो बना के, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप का, तो वहां से बना के सॉल्व करना। मेन था इसमें ओपी वेक्टर निकालना। क्या पहला स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ जाएगा। सीक्वेंस नहीं चेंज करना इसमें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ओपी पहले रहेगा, एफ वेक्टर बाद में रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट मुझे बताओ अगला पार्ट, मुझे फिर से टॉर्क निकालना है, किसमें, पी पे, विद रिस्पेक्ट टू क्या, क्यू। बोलो अब मैं क्या लूं, सेकेंड टॉर्क में टाउ टू वेक्टर क्या लूं, बोलो, पी ओ ओ पी पी क्यू क्यू पी, क्या लूं, क्यू पी, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, अब यहां से निकालना है। पहले क्या लिया था, ओपी, अब क्या लेंगे, क्यूपी क्रॉस एफ वेक्टर। बोलो क्यूपी वेक्टर क्या होगा, ये लो ट्राइंगल, ये फिर से 5 है, ये फिर से 5√3 है, बोलो क्या होगा, 5 माइनस आई कैप, क्योंकि इस बार हमारा वेक्टर कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टे जाने का एक कंपोनेंट उल्टा निकलेगा, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आई कैप, क्योंकि जो सीधा ऐसे जा रहा था उसका कंपोनेंट यहां निकला था, जो उल्टी तरफ जा रहा है उसका कंपोनेंट उल्टी तरफ निकलेगा, लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, वाई एक्सिस में क्या आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर आएगा। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन टॉर्क का है ही, टॉर्क का तो है ही, साथ में वेक्टर का भी है, साथ में क्रॉस प्रोडक्ट का भी है। तो क्यों, कोई याद है वेक्टर में मैं बोलता था इसमें से शायद कुछ भी नहीं आएगा, उसको जरूरत क्या है वेक्टर देने की, भाई वो टॉर्क देगा ना, वेक्टर कभी भी नहीं देगा, वेक्टर का क्वेश्चन नहीं कोई देता, वेक्टर की जगह टॉर्क वेक्टर देगा, वो यहां से टेस्ट कर लेगा आपके कंपोनेंट्स भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लो क्या बोलते हो,
ओके, क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है। अब जो ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना, ओके बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और सीधा पेपर में चले जाते हैं, शाम को आके कहते हैं सर समझ नहीं आया, अजीब सा पेपर था। मैंने कहा कैसे? कहता है, बोलता है सिलेंडर देखो तो क्या बनाया हुआ है उसने। भाई वो क्रॉस सेक्शन है। मैंने कहा ठीक है, उनको ये भी नहीं पता लगता कि ये सिलेंडर है, स्फेयर है, क्योंकि सबकी फोटो एक जैसी है। रिंग की भी एक जैसे बनती है फिजिक्स में, डिस्क की भी एक जैसे बनती है, स्फेयर की भी और सिलेंडर की भी, क्योंकि सबको क्या दिखाना होता है? क्रॉस सेक्शन। सही है, तो ये सिलेंडर है। नंबर 2, ये सिलेंडर है, आगे क्या है? इसका मास m है और रेडियस r है। इज टू बी पुल्ड अप ओवर अ स्टेप ऑफ हाइट a। स्टेप समझते हो? एक सीढ़ी है, ये रहा स्टेप, ये सीढ़ी है, ऐसे ऊपर को सीढ़ी है ऑफ स्टेप a। इसके ऊपर इसको चढ़ाना है, इससे ये फंस गया है। तो गाड़ी नहीं फंस जाती? एक फुटपाथ पे गाड़ी फंस गई, चढ़ नहीं रही है, तो क्या करते हो? रेस दबाते हो, गाड़ी चढ़ती है, फिर नहीं चढ़ रही, फिर नीचे आ जाती है। क्यों नीचे आती है? उसका भार बहुत ज्यादा है यार, वेट उसको नीचे ले आएगा, तो आगे की फोर्स को आगे लेके जाएगी। व्हील को तो घूमना है, सिलेंडर को तो घूमना है। तो अब वो कह रहा है कि इसको ये ऊपर लेके जाना चाहता है, स्टेप के ऊपर चढ़ाना चाहता है। कैसे? बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ फोर्स के बिना तो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। मेरा पहला क्वेश्चन, यार इसने फोर्स ठीक बनाया या कुछ अजीब सा लग रहा है डायग्राम में कि सही है, ठीक है, या आपको इसमें कुछ करेक्शन लगती है कि नहीं ये शायद सीधा बनाना चाहता है, इसका डायग्राम गलत बन गया? ठीक है, ऐसा क्यों? यार अगर तुम एक सिलेंडर को आगे घुमाना चाहते हो और तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो यार वो कैसे घूमेगा? कैसे? पॉइंट है। तो तुम्हें यार, और तुम अगर फोर्स इधर लगाते हो तो आगे कैसे जाएगा? तुम्हें फोर्स इस पॉइंट के इधर ही लगानी चाहिए ताकि टॉर्क जनरेट हो R इंटू एफ, और इसको कैसे घुमाए? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है इसे, इसको स्लाइड नहीं करवाना। घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। और कौन लगाएगा टॉर्क? एफ लगाएगा। पर अगर ये ना चढ़ पाया तो कोई तो है जो इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, और वो कौन? इसका वेट mg कहां काम करेगा? इसके सेंटर पे। शुगर करो ज्योमेट्री बना के दी हुई है, कहीं में तो ये भी नहीं दी होती, बच्चा खुद ही एज्यूम कर ले। तो ये ए आर वैसे दी नहीं होगी, वैसे बता दूं, ये मेरे फिगर में पता नहीं क्यों गिवन है, मुझे लगता है कि मैंने कहीं और सी पेस्ट कर रखी है। आपको आर गिवन होगा, आपको एफ गिवन होगा और आपको ए गिवन होगा, बस। ये ज्योमेट्री आपकी ज्योमेट्री है, एक्स भी आपने लेना है क्योंकि क्वेश्चन में एक्स मेंशन नहीं है। और ये तो मुझे पता है कि अगर ये आर है, ये ए है, तो ये क्या बनेगा? आर माइनस है। ये तो बात समझ में आती है। फिगर गिवन होते हैं ठीक है, तो डायग्राम देखो। इस डायग्राम के अंदर ये रहा, देखो इस डायग्राम में सबसे पहले क्या करना है? इसमें इसका वेट लेते हैं। वेट कहां पर है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एफ कहां पर है? ये रहा एफ। इसमें और तो कोई फोर्स नहीं है, एक वेट है और एक एफ है, बात ही खत्म। मुझे एक चीज का आंसर दो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है? पॉइंट तो लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। मैं अगर सेंटर ऑफ मास लूंगा तो फिर एफ का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0। कह देना कि ये नहीं घूमेगी मुझसे यार कैसे घूमेगी? अगर सेंटर ऑफ मास ही लेके बैठ जाओगे, दोनों फोर्सेस कहां कर रही है? सेंटर ऑफ मास पे, तो बात ही नहीं बनेगी। ए पॉइंट पे बनेगा ये, इसका एक्सिस ये बनेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज एक लैडर के या एक स्टेयर के ऊपर चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? ये ऐसे चढ़ेगी जैसे ये फंस चुकी है, ऐसे। इसको ऊपर चढ़ना है। अब ध्यान से देखना, ये जो मेरा हाथ है इसके अबाउट पूरे इसके डिस्क के पार्टिकल घूम रहे हैं, देखो। और मेरे ये रहा, ये स्टेप है, इसके अबाउट ऐसे चढ़ना है इसे। तो ये फिंगर क्या बनेगी? इसका एक्सिस, क्योंकि सारे डिस्क के या सिलेंडर के पार्टिकल इसके आसपास रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो ये इसका एक्सिस है, और अगर ये इसका एक्सिस है तो फिर बोलो इसका टॉर्क क्या होगा? mg इंटू क्या? mg y एक्सिस में इंटू x, तो क्या बनेगा? mg इंटू एक्स टॉर्क है, जो इसको कैसे घुमा रहा है? वापस घूमने नहीं दे रहा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। लेकिन f कितना टॉर्क लगाएगा? f इंटू कितना?
आर, क्योंकि इससे डिस्टेंस कितना है आर, तो यानी कि एफ इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन एम जी इंटू कितना एक्स। तो अगर ये टॉर्क आपका अप्लाइड टॉर्क इससे बड़ा या चलो कम से कम इसके इक्वल टू भी हो जाए, बड़ा तो हो तो अच्छी बात है, इक्वल टू भी हो जाए कम से कम, तो भी ये घूम के ऊपर चढ़ ही जाएगा। अब बात है एक्स की, एक्स तो पाइथागोरस से निकाल ही लोगे, निकाल लेना, फिर आपको आंसर जैसे देना है यहाँ तक तो कर ही लोगे, फिर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स या मेडिकल जैसे भी हो ऑप्शन भी देखना कि इस फॉर्म में गिवन नहीं है, तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट में से कॉमन आएगा तो ये 1 बचेगा और इसको आर स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ऑप्शन मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या रूल है? हाँ ए बना, हाँ ए बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या क्या लॉजिक है इसका? ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। ठीक है, ठीक है, मैं एक और देता हूँ, अगर वो करोगे तो मैं मान जाऊंगा यार कि भाई कमाल ही कर दी। और बोलो, ये लो, मैं इसी में से दे रहा हूँ, खुद तो बना के दे भी नहीं रहा मैं, ये लो, बहुत सही है यार ये क्वेश्चन। देखो ये लो, ये रहा, मजे की बात है कोई चीज मूव ही नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स है। बांधा एल शेप स्ट्रक्चर है, होना क्या चाहिए था, ये ऐसे हो जाएगी एल, प्रॉपर एल, नहीं जरूरी नहीं है। अब ये क्या है, वो कह रहा है कि ये ऐसी लटक गई जैसी है, ऐसे ही है, ऐसे ही लटक गई आफ्टर कमिंग इनटू द इक्विलिब्रियम, ऐसा हो गई। अब वो कह रहा है कि थीटा बताओ कब इसका इक्विलिब्रियम हो गया, और बस इतना ही गिवन है। आप इसको ऐसे करना, देखो आप इसको ऐसे करना, ये लो ध्यान से देखो, आप इसे दो रॉड्स की तरह कंसिडर करें, ये पहली रॉड है और ये दूसरी रॉड है। क्लियर है यहां तक? दो रॉड्स हैं, इक्विलिब्रियम है, आपको एंगल थीटा निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक, सेंटर ऑफ मास क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये बताएं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका? ए पॉइंट, बिल्कुल सही, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट पेंडुलम की तरह ये रोटेट कर सकती है, तो एक्सिस कहां से पास करेगा? इसके सेंटर से। तो सारे टॉर्क कहां से निकलेंगे? अबाउट ए। अब ये ना ये क्लॉकवाइज जा रही है, ना ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका वेट कहां ऐड करेगा? इसके सेंटर पे mg, और इसका वेट कहां ऐड करेगा? इसके सेंटर पे mg। तो ये टॉर्क और ये टॉर्क जो जनरेट होंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, जिससे कि ये इक्वेशन बनाएंगे हम कि इसका और इसका टॉर्क बराबर है, और जिससे कि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, इसलिए घूम नहीं पाएगी। अब देखो कैसे करेंगे, इसका टॉर्क निकालो, पहले mg का टॉर्क निकालो, इसका बोलो इसका टॉर्क क्या होगा? ये इसका एक्सेस है, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान आगे प्लीज। ये टोटल लेंथ क्या है? l है, टोटल लेंथ l है। अगर टोटल लेंथ l है तो बोलो आधी लेंथ क्या बनेगी? l/2। तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है ये mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इस एक्सिस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये रहा, और ये वैल्यू क्या आएगी? l/2 साइन थीटा।
इस राइट एंगल ट्राइंगल में L by 2 साइन थीटा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो इस वेट mg का टॉर्क क्या आएगा? mg इंटू एल बाई टू साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? फिर आगे चलें। ये एक टॉर्क संभाल के रखो, mg इंटू एल बाई टू साइन थीटा। नेक्स्ट इसका टॉर्क बोलो क्या होगा? mg इंटू क्या? यही असली चीज, mg इंटू क्या? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस क्या लें? mg फोर्स कहां पर है? y। डिस्टेंस क्या लें? हाँ, एक्स एक्सिस में क्या लें? बिल्कुल सही, ये लें, ये बस ये देखो ना, ये ए पॉइंट आ तो गया। क्योंकि अगर मैं इस mg को ऊपर ले जाता हूं, ये मान लो mg का एक्सिस है, तो डिस्टेंस क्या बनेगा? ए से ये बनेगा, ये बनेगा बस। ये देखो ना, mg इंटू दिस डिस्टेंस, ये रहा। समझ में आ रहा है? देखो ना, ये वेक्टर, ये जो लाइन है वो mg की लाइन है। mg को a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस में निकलेगा a तक, तो ये निकलेगा, ये निकला, ये निकला, एक ही बात है, तो ये निकलेगा। ठीक है, यहां तक डिस्टेंस समझ में आ गया क्या लेना है? तो इसके अंदर ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक और चीज देखनी पड़ेगी। अगर ये एंगल थीटा है और अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो बोलो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है ये वाला, और ये वाला एंगल 90 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल समझ में आ रहा है? ज्योमेट्री, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसके अंदर मुझे ये निकालना है। अब ये निकालने का मतलब है पूरी लेंथ निकालना। पूरी लेंथ में से इस डिस्टेंस को क्या कर देना? माइनस। पूरी लेंथ में से इस डिस्टेंस को माइनस करना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सही है? अब मेरे को ये पूरी लेंथ निकालने के लिए ये नीचे का ट्राइंगल लेना पड़ेगा। नीचे के ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है? L by 2। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये L by 2, तो ये लेंथ क्या बनेगी? L by 2 cos थीटा। मैथ्स लगा के, ये ना राइट एंगल ट्राइंगल, L by 2 cos थीटा, राइट। और लास्ट, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे ये निकालना है, बस ये छोटी लेंथ निकलेगी इस ट्राइंगल से। अगर ये टोटल लेंथ L है और ये थीटा, तो ये जो लेंथ है वो क्या निकलेगी? L साइन थीटा। और ये बची हुई लेंथ जो मैं जिसमें इंटरेस्टेड था वो क्या निकलेगी? L साइन थीटा माइनस L by 2 cos थीटा। क्योंकि टोटल लेंथ क्या है? L साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये L है, ये थीटा है, तो L साइन थीटा और माइनस L by 2 cos थीटा। तो यानी कि क्या बनेगा? mg इंटू L साइन थीटा माइनस उल्टा। ओके ओके, तो mg इंटू L by 2 cos थीटा माइनस L साइन थीटा। और पहले वाला टॉर्क क्या बना था बताना जरा? mg इंटू L by 2, बस बन गई बात। L कैंसिल, साइन थीटा टैन आएगा, टैन सॉल्व करके आंसर निकाल लो, आंसर आ गया। इक्वेट कर लो। कोई कहता जी मैं लैडर याद कर गया था यार, मेरा फिर भी कंपटीशन क्लियर हुआ है नहीं हुआ, मुझे खुद ही, अगर ऐसा होता तो मैं 4 लैडर की प्रॉब्लम याद ना करा देता आप लोगों को। डेरिवेशन की फॉर्म में याद कर लो, पेपर में आ जाएगा। मुझे खुद ही नहीं पता पेपर में क्या देगा, तो आपके सामने ही है। आप मजे की बात है, आप इसमें जितने क्वेश्चंस करोगे वो अलग ही सिचुएशन है। कोई लैडर है, कोई ये टांग दिया, एल शेप स्ट्रक्चर टांग दिया, पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है। तो मतलब हर चीज, अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया, लो करो, ये लो। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो डाउट की फॉर्म में आ सकते हैं, बाकी नहीं करवा रहा। R क्रॉस F नहीं करवा रहा। पता लगे आधे लोग कहें मैं सोच रहा हूँ कंपटीशन रहने ही दूं, मैं क्यों? कहते ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो कभी कभी आते हैं, कई बार तो अच्छे भी आ जाते हैं, R क्रॉस F भी आ जाते हैं। तो आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो। आप सिंपल यार ये बुक करो, बात खत्म हो गई।
F2 के एक मिनट, F2 के कंपोनेंट्स क्या बने? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। F2 के कंपोनेंट्स क्या बने? आई कैप और जे कैप में बोल दो। एक कंपोनेंट नेगेटिव जे कैप में बनेगा, दूसरा एक एक्स कैप में, आई की माइनस आई, आई की माइनस आई, एक रुको रुको रुको, एक माइनस आई बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? माइनस जे कैप। बस यही देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सही बनाए कंपोनेंट्स उसके। देखो अब आगे तो मुझे पता नहीं कैसे किया आपने, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है, आप इस क्वेश्चन के अंदर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक स्लैब है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 वेक्टर F2 वेक्टर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर एक नहीं दो दो टॉर्क्स लगेंगे, क्योंकि दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली, तो दोनों टॉर्क्स लगेंगे τ1 एंड τ2। अब क्योंकि सब कुछ वेक्टर फॉर्म में होगा तो नेट टॉर्क क्या होगा? पहला टॉर्क प्लस दूसरा टॉर्क, τ1 टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर ऐड कर देंगे तो नेट जो टॉर्क होगा वो इसके इक्वल होगा। पहले आप फर्स्ट टॉर्क निकालेंगे R1 एंड F1 वेक्टर, फिर आप सेकेंड टॉर्क निकालेंगे R2 क्रॉस F2 वेक्टर। जो भी आंसर आई कैप जे कैप में आएगा, जो भी आई जे के में आएगा, उनको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, अब देखो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो F1 है और जो F2 है, उनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? F है। दोनों का मैग्नीट्यूड F है। अब ये जो F1 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? Z है। तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ F1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो बोलो क्या लिखेंगे? F K कैप, क्योंकि आपने बोला Z एक्सिस के होंगे, तो क्या लिखेंगे? F K कैप। कोई डाउट इसमें? और अगर मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क। मैंने बोला था पूछता है वो मोमेंट ऑफ फोर्सेस। मोमेंट ऑफ फोर्सेस टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट O। तो अपने को ये चाहिए पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना? R1 वेक्टर ऑलरेडी गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो गिवन ही आपको। तो यहां से पहला टॉर्क वेक्टर तो निकाल ही लेंगे। कैसे? R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। जो भी आई कैप जे कैप के कैप में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको लिख लेना। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब सेकेंड टॉर्क निकालें। सेकेंड टॉर्क के लिए ये रही फोर्स। वो साफ कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है F2 इज इन कौन सा प्लेन? अब ध्यान से, XY प्लेन कहां पर है देख लो। ये रहा XY प्लेन, ऐसे ये Z है, ये प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इज XY प्लेन। समझ में आ रहा है यहां तक? अब जब मैं यहां F2 का वेक्टर बनाऊंगा, मान लो इसका मैग्नीट्यूड F है और ये एंगल क्या है? 30, तो एक कंपोनेंट यहां बनेगा कितना? F cos 30, और एक कंपोनेंट यहां बनेगा F sin 30। बोलो F2 वेक्टर को क्या लिखेंगे? F cos 30 के पीछे कौन सा कैप? माइनस जे कैप, क्योंकि ये वेक्टर ऑपोजिट टू y है, तो ये जे कैप है, तो ये माइनस जे कैप। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? और बोलो F sin 30 के पीछे कौन सा कैप? माइनस, बिल्कुल Z मत बोलना, देखने में Z लगता है, वो है नहीं, क्योंकि ये इस प्लेन में काम चल रहा है। तो आपका फोर्स वेक्टर ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये लग रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। इसके दो कंपोनेंट है, एक ऐसे और एक ऐसे। बोर्ड के अंदर, एक बोर्ड के इस तरफ है, एक बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर, अगर बोर्ड के बाहर x है तो बोर्ड के अंदर कौन है? माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है। ये बना आपका F2 वेक्टर। और R2 वेक्टर क्या बनेगा बोलो? ये रहा R2 वेक्टर, ये 6 है तो ये लेंथ भी क्या है? 6 जे कैप। अब यहां से R2 क्रॉस F2 वेक्टर निकलेगा, फिर टॉर्क 1 वेक्टर आएगा, टॉर्क 2 वेक्टर आएगा, वो IJK में आएगा, ये भी IJK में आएगा। दोनों को ऐड करके ऑप्शन मार्क करना। शॉर्टकट तो नहीं चला, बट लेकिन एक ही चीज पूछनी थी, वो ठीक है, तो वो उसका वैसे ही लग गया आंसर, ऐसे आएगा नहीं आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आएगा। काफी दिमाग लग गया इसमें, हमारा खर्च हो गया काफी आज। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, प्रैक्टिस कर रही है ये सारी। ठीक है, एक ये लो,
फिर एल स्ट्रक्चर ले आया, लो अजीब सी फिगर लेवल कुछ नहीं है, एल बना दिया, फोर्स लगा दी उसके पैर में वहां पे थीटा एंगल पे, कह रहा है थीटा बता दो इसमें क्या होगा, और फोर्स कितनी है 40 है, और वो कह रहे हैं फोर्स ऐसे एंगल पे लगाई, ध्यान से ऐसे एंगल पे लगाई कि टॉर्क मैक्सिमम हो, मतलब कि अगर मैं इसको पुश करूंगा तो जोर की घूमेगा, टर्निंग इफेक्ट बहुत जबरदस्त है, तो मतलब इसमें टॉर्क की एप्लीकेशन है कहां ये तो बता दो। हाँ क्या करूं, फ्रॉम पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, ये सब कुछ क्या है अबाउट पॉइंट ए, तो बोलो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होगा, डिस्टेंस मैक्स है, पर ये डिस्टेंस में चेंज नहीं कर सकता है, ए और पॉइंट ऑफ थीटा में क्या करूं, थीटा 90, ये थीटा 90, अच्छा ए के साथ 90, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बोला है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये चाहते हो टॉर्क मैक्स है, इसके अबाउट निकालना है टॉर्क, और फोर्स कहां लगाई हमने, यहां लगाई, तो ये एंगल क्या होना चाहिए 90, ऐसे मत थीटा 90, ये थीटा मत देखो, क्योंकि जिसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 90 डिग्री पे लगेगी, तभी टॉर्क क्या आएगा मैक्सिमम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैथ्स के स्किल्स अपने मैथ्स वालों को याद करो, ये देखो ये थीटा, ये वाई एक्सिस, अगर ये थीटा ये 90, तो बोलो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये, और ये 90 तो ये कितना, अगर ये थीटा ये दोनों 90 तो कितना 90, और अगर ये 90 माइनस थीटा 90 तो ये कितना थीटा, तो यार तुम अब समझदार हो, tan थीटा 2/4 आता हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2/4, 1/2 आंसर है, मार्क कर लो, डन। अब एक ही तो कॉन्सेप्ट है 90 डिग्री का, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। जितने क्वेश्चन है टॉर्क के और भी क्वेश्चंस हैं, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, ये पीवाईक्यू की बुक को मैंने इस तरीके से सारी डिस्कशन की हुई है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, उससे अच्छा कुछ नहीं है। सेकेंड स्टेज है, जो लोग कर सकते हैं, आलसी हैं, करना नहीं चाहते, तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग देख लेना, एटलीस्ट उनका 50% फ़ायदा तो हो ही जाएगा, ठीक, कुछ तो दिमाग में घुसेगा, ठीक, तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मेरे से लिखवा लो, अगर आपने जो एग्जामिनेशन देना है, आपका टारगेट अगर सीबीएसई है, अगर आपने सीबीएसई के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ट्राई ना किए या और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई ना किए, आपका पेपर बढ़िया नहीं होगा। अगर आपका टारगेट मेंस है, अगर आपने पीवाईक्यू की बुक ना की, आपका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप तो लेटर याद करके जा रहे हो, वहां तो पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस करके ही जानी पड़ेगी।
आपका टारगेट नीट है तो नीट की बुक सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पुराने पेपर कर गया, बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो क्वेश्चन ही बहुत कम है। आपको आज की डेट में तो साथ साथ ये मेंस के क्वेश्चन भी साथ में करने चाहिए, जैसा आपका लेवल बन रहा है पेपर का, ये साथ करनी चाहिए, और एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बुक भी करनी चाहिए। आपका टारगेट एडवांस है, अगर आपने ये PYQ कर ली, आप HC की बुक फॉलो करें, जैसे कई लोग कर भी रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, जैसे मेंस की वैसे एडवांस की आती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कंफर्टेबल हो जाएं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि तो कुछ नहीं है, तो हो ही जाएगा, 2-2 मिनट का काम है। तो अगर आप एक दिन में 50-60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आपको ईजी लग रहा है, तो आप अपनी बुक को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने पेपर नहीं देख के गए, आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ जाएं, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। मतलब चाहे आप मेरा लेक्चर सुन लें, आप यूट्यूब पे जिसका मर्जी लेक्चर सुन के कुछ होता, तो लोग ना सैर करते हुए ना कानों में लेक्चर लगा के बैठ के कि यार लेक्चर सुन लेते हैं, कोई फ़ायदा ही होगा। ऐसा नहीं होगा, फ़ायदा होगा जो आप न्यूमेरिकल करेंगे, बस उसी का फ़ायदा है, और किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। चाहे वो आपने 10 किए, चाहे 50 किए, चाहे 40 किए, आपने अपनी मेहनत से कमाए, उसी का फ़ायदा है। बस मैंने आपको बता दिया।